स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम से आवेदन चल रहे हैं अभी और 12 दिसंबर लास्ट डेट है। और ऐसे में जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आया था उसी के बाद से हमने आपको कंप्लीट और सही जानकारी प्रोवाइड करानी शुरू कर दी थी। चाहे आपके किसी भी तरह के क्वेरीज रहे हों डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, आवेदन से संबंधित कितने आवेदन करने हैं आदि चीज़ों को लेकर के। और इसी बीच गलत जानकारी या भ्रामक खबरें भी बता दी जाती हैं। कुछ लोग नोटिफिकेशन भी नहीं पढ़ते होंगे पूरा, या नोटिफिकेशन पूरा पढ़े भी नहीं होंगे, लेकिन चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं। एक कोई पॉइंट उन्होंने पकड़ लिया, उसके बारे में पूरा उसको समझेंगे भी नहीं लेकिन बताना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग ऐसे जो भी भ्रामक चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करें और उन पर ध्यान मत दीजिए। और इतना ही नहीं, आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, भर्ती प्रोसेस में है, नोटिफिकेशन एक बार आप लोग ज़रूर पढ़िएगा पूरा। अगर आपने अभी भी न पढ़ा हो पूरा नोटिफिकेशन, एक एक लाइन पढ़ डालिए। बहुत समय नहीं लगना है, 10 15 20 मिनट या अधिकतम आधे घंटे का समय लगेगा। बाकी हमने पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ के हिंदी में पूरा बताया है कि उसमें क्या क्या कैसे है, क्या चीज़ें लगानी है। और कल हमने इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था कि अगर आपने अलग अलग आवेदन किया है तो कितने आवेदन आपको करने हैं। एक देखिए जो सिग्नेचर वाला है ब्लू या ब्लैक पेन से, उसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि अगर आपने ब्लू पेन से किया है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। वीडियो को आप पूरा ज़रूर सुना करिए। कुछ कमेंट आपके होते हैं, हमने रिप्लाई भी किया है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर सुना करिए। अगर आप आधा सुनेंगे, अधूरा सुनेंगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी ही मिल पाएगी। तो ब्लू या ब्लैक पेन से ब्लू पेन से मना नहीं किया गया, लेकिन नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि ब्लैक पेन से साइन करें, ऐसा लिखा हुआ है, प्रिफरेबली करके लिखा हुआ है। इसी तरह से फ़ोटो आपका जो है ब्लैक फ़ोटो आपका कलर ही रहेगा, रंगीन फ़ोटो ही आपका चलेगा, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है प्रिफरेबली लिखा है कि वो वाइट अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब बहुत डार्क ना हो, बहुत चमकीला बैकग्राउंड ना हो, मतलब आपका फ़ोटो क्लियर दिखना चाहिए बस। कुल मिलाकर के इतनी सी बात है। इसकी वजह से किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। अगर कोई सिग्नेचर या फ़ोटो अपलोड ही न करे उस स्थिति में फॉर्म रिजेक्ट होता है। तीसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, जब नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप इस भर्ती में अलग अलग प्रोग्राम और प्रोग्राम के अंदर भी अगर सब प्रोग्राम है उनके लिए अलग अलग आवेदन करेंगे, तभी आपका उन प्रोग्राम के लिए फॉर्म कंसीडर किया जाएगा। अब आप हमें ये बताइए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों होगा वहाँ से। फॉर्म रिजेक्ट तब होता है जब आपने एक ही प्रोग्राम में एक से अधिक बार आवेदन कर दिया। और इवन आप देखेंगे जहाँ पर फॉर्म भरने जाएंगे एनएचएम की साइट पर, जब इंस्ट्रक्शन पहले लिखा हुआ पूरा, फिर नीचे लिखा है एग्री, उसमें एक हमने पॉइंट आपको पढ़ करके सुनाया था कि उसमें लिखा था कि अगर आपने बाय मिस्टेक गलती से अगर किसी एक ही प्रोग्राम में 2 बार या 3 बार आवेदन कर दिया, तभी भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, बल्कि जो सबसे आपने बाद वाला फॉर्म अप्लाई किया होगा आपका वही कंसिडर होगा। उसके पहले वाले जो आपने आवेदन किए होंगे वो रिजेक्ट होंगे। जैसे एक ही प्रोग्राम में, जैसे यहाँ पर आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज दैट एएनएम में टोटल 4 प्रोग्राम हैं, आपने 4 आवेदन यहाँ पे कर दिए, चारों प्रोग्राम में अलग अलग, बिल्कुल वैलिड है और आपको ऐसे ही आवेदन करना था। नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पर किसी एक प्रोग्राम में आपने गलती से 2 बार आवेदन कर दिया, तो जो पहले वाला उसमें आवेदन होगा आपका वो रिजेक्ट होगा, न कि दूसरे वाला। और ये नियम हर भर्ती में होता है, हर आयोग में होता है, कोई नया नियम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं आपको हम, और हर जगह यही नियम होता है। बाकी नोटिफिकेशन में जो एक जगह लिखा हुआ है ना कि किसी एक प्रोग्राम में एक से अधिक आवेदन न करें, उस स्थिति में भी लिखा है करके, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका आवेदन रिजेक्ट ना हो जाए, इसलिए वो इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप मल्टीपल एक ही प्रोग्राम में 2 बार आप आवेदन न कर दें। जैसे आपने एक बार आवेदन किया, कुछ गलती हो गई आवेदन करने में, आपने फिर दोबारा आवेदन करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे आवेदन हो जाते हैं, उसमें गलत आवेदन भी हो जाते हैं, फिर वहाँ पर एनएचएम को उन आवेदनों की छटनी करनी पड़ जाती है, काम बढ़ जाता है। तो उन्होंने एक लाइन क्या ऐड कर दिया कि आप जो भी भरें बहुत सावधानी पूर्वक भरें, कोई भी गलत उसमें ना को करेक्शन आपको मौका नहीं मिलेगा, बाद में संशोधन का मौका आपको बाद में नहीं मिलेगा। फाइनल सबमिट करने से पहले पूरा चेक कर लें और एक से अधिक बार आवेदन एक ही प्रोग्राम में न करें, उस स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ऐसा क्यों लिखा गया है, ताकि आप बार बार गलत आवेदन ना हो जाए आपसे, आप एक ही बार भरें और सावधानी पूर्वक भरें। लेकिन अगर किसी का एक ही प्रोग्राम में कोई अगर आवेदन गलत हो गया हो, दोबारा से अगर आपने आवेदन कर दिया हो, तो आपका दूसरा वाला कंसिडर किया जाएगा, पहला वाला आपका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होगा, न कि आपका दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमने बता दिया आपको ना कि एक ऐसा इंस्ट्रक्शन लिख दिया जाता है नोटिफिकेशन में, ताकि अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक भरे, एक ही आवेदन एक प्रोग्राम में सही सही भरे। इसी तरह से दूसरे वाले प्रोग्राम में फिर से वही आवेदन पूरा डिटेल भरते हुए अपना दूसरे प्रोग्राम के अंतर्गत एएनएम के लिए ही दूसरा आवेदन किया अपना,
फिर तीसरे प्रोग्राम के अंतर्गत आपने तीसरा आवेदन कर लिया पूरा, चौथे प्रोग्राम के अंतर्गत चौथा आपने आवेदन कर लिया। आपने एक ही मोबाइल नंबर, एक ही ईमेल आईडी यूज करना है आपको। अगर आपने एक से अधिक किया है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, बशर्ते अगर आपने कोविड वाला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया होगा तो जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म में दिया होगा उसी मोबाइल नंबर पर आपका कोविड वाला सर्टिफिकेट जारी हुआ रहेगा, तभी एक्सेप्ट होगा। बस इतना होगा। आपने 4 आवेदन किए, कोविड वाला भी आपको लगाना था लेकिन वो एक ही मोबाइल नंबर पे होगा, और आपने जो आवेदन किए हैं उसमें अलग अलग मोबाइल नंबर कर दिए हैं, तो जिस मोबाइल नंबर से मैच करेगा आवेदन वाला और कोविड सर्टिफिकेट में जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा, तो बस कोविड सर्टिफिकेट वाला जो है वो उसी आवेदन के लिए एक्सेप्ट होगा, बाकी के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो हमने बिल्कुल आपको शुरू में बता दिया था कि आप एक ही मोबाइल नंबर, एक ही आईडी यूज करिए। उस समय भी कुछ लोगों ने भ्रम फैला दिया था, अलग अलग से करिए, एक से नहीं हो पा रहा है सबमिट। बिना किए आपको कैसे पता चल गया एक से नहीं हो पा रहा है? लेकिन जानकारी लोग देते रहते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता होता है। तो आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, जितनी चीज़ें आपको पता है उतनी चीज़ें किसी को नहीं पता है। हमने एक बार आवेदन किया, आपने तो 4 प्रोग्राम के लिए 4 आवेदन किए, तो हमसे ज़्यादा आपको अनुभव हो गया फॉर्म आवेदन करने में। लेकिन जो भी चीज़ें हमने आपको बताई थी बिल्कुल फर्स्ट डे स्टार्टिंग में, आप कोई भी वीडियो हमारा पुराना जा करके देख लीजिएगा, आपको हमेशा सही जानकारी मिलेगी। और जब तक हम अपने स्तर से कोई भी चीज़ें पूरी तरह से उसकी ये सही है कि नहीं, ये चीज़ें परख नहीं लेते हैं, उसको बिल्कुल जान नहीं लेते। इवन हमने एनएचएम में लगभग 2 बार, तो हमने 2 या 3 बार हमने फ़ोन किया था और 2 बार हमने मेल किया था। दोनों बार का रिप्लाई भी हमने आपको दिखाया था। जो फ़ोन कॉल्स किए थे हमने उसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि वहाँ से क्या रिप्लाई मिला है, जो भी आपके डाउट हो रहे थे। और यहाँ पर देखिए फॉर्म नोटिफिकेशन में यहाँ तक लिख दिया कि अगर आपने अलग अलग प्रोग्राम में आवेदन किए हैं किसी पद के लिए तो आपके एग्ज़ाम डेट अलग अलग ही हो सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ कि अगर आपका एग्ज़ाम एक शिफ्ट में पड़ गया, किसी 2 प्रोग्राम का एक साथ हो गया, तो उस स्थिति में आपको कोई भी एक प्रोग्राम वाला एग्ज़ाम छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अब आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि आप कहीं से भी आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, कहीं से भी अगर आपने एक से अधिक प्रोग्राम में अलग अलग आवेदन किए तो फॉर्म रिजेक्ट आपका क्यों होगा? अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग वैकेंसी है, उसमें अलग अलग एलिजिबिलिटी तो है नहीं, सबकी एलिजिबिलिटी समान है। तो इस तरह से तो अभ्यर्थी आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आप सिंपल सी बात अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, बाकी लोग जो बताते हैं ना उनको बता नहीं दीजिए, क्योंकि जब उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आ पा रही है तो फिर गलत जानकारी ही दी जाएगी उनके द्वारा। तो आप लोगों को फॉर्म भरना है, कोई भी अगर दिक्कत होगी तो आपको होगी, कोई भी अगर आपका यहाँ पर छूट गया आवेदन करने से, आपने सभी प्रोग्राम में आवेदन नहीं किया जहाँ जहाँ पर आपके लिए पद है, तो आपका नुकसान होगा, नुकसान उनका नहीं होगा। इसी तरह से मुख्य सेविका भर्ती थी यूपी ट्रिपल एससी की, इसमें क्या हुआ था, स्नातक में वो विषय होना चाहिए था। कुछ लोगों ने क्या बताया कि फाइनल ईयर में अगर वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जबकि वो लोग भी एलिजिबल है आज की डेट में। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग फॉर्म ही नहीं भर पाए। नुकसान किसका हुआ? बताने वाले तो अपना बता के निकल गए, लेकिन बताने से पहले कम से कम 100 बार सोचना चाहिए कि आप जो भी जानकारी देने वाले हैं उसको कितने लोग सुनेंगे, कितने लोग फॉलो करेंगे, कितने लोगों का नुकसान फ़ायदा उससे जुड़ा हुआ होता है। तो हमारा उन सबसे भी निवेदन सभी लोगों से कि जो भी चीज़ें बताई जाए सबके द्वारा सही सही जानकारी दी जाए। और आप सभी अभ्यर्थियों से भी निवेदन है कि आप लोग चीज़ों को एक बार अपने स्तर से ज़रूर समझने का प्रयास किया करें कि उसमें क्या है, कैसे। ऐसा नहीं कुछ बताया गया बस आपने वही फॉलो कर लिया। अगर आप खुद से भी चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि उसमें कैसे क्या है। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि सभी तक जो है सही और ऑथेंटिक जानकारी पहुंचती रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।